प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हमने। प्रीवियस मतलब ये दो पार्ट हम बना चुके हैं। ये जो साउंड के एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। लेकिन उससे भी पहले क्या देखोगे तुम, इंटेक्स क्वेश्चन जरूर देख लेना, वरना तो गए तुम लोग। इंटेक्स क्वेश्चन तो देखने पड़ेंगे, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन में मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रखे हैं, और एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो हेल्पफुल होगा। तो इंटेक्स क्वेश्चन देख लेना पहले सारे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन है पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। अब हम चल रहे हैं पार्ट 3, और इस पार्ट में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर देने वाले, उड़ा देंगे सारे, सौ में उड़ा देंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकंड, if the wavelength is 1.5 centimeter, then what is the frequency of the wave, will it be audible? बताइए, क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया? पता नहीं क्यों नहीं आता तुम्हें। इसमें लिखा है अ साउंड वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ दिस, तो साउंड वेव की स्पीड दे रखी है, स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड वेव। जो जो दे रखा है पहले वो तो देखो ना तुम लोग यार, ये तो बेसिक चीज है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव हो गई 339 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ भी दे दी। ये वेवलेंथ को हम इससे डिनोट करते हैं, लैम्डा बोलते हैं इसको। तो ये वेवलेंथ हो गई 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इसमें हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, यहाँ पर वेवलेंथ इन्होंने सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम इसको भी मीटर में कर लेते हैं। नॉर्मल मैथ्स, ये तो बेसिक मैथ्स है, छोटी क्लास वाली मैथ्स। मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, आपको ये पता है ना कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो 1.5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर कहलाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि ये क्या है, 100 मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को 100 लिखते हैं ना, इसको अगर पावर की फॉर्म में लिखे, यानी कि 2 जीरो, 100। तो ये जो 10 की पावर 2 है, इसको जब आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाते हैं, नॉर्मल मैथ्स की बात बता रहा हूं तुम्हें, तो पावर की जो साइन है वो चेंज होता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे 10 की पावर 2 प्लस है, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1.5, ये तो एज इट इज है, इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यही सेम चीज मैंने ऐसे लिखी है, बस 10 की पावर की फॉर्म में। ये नॉर्मल मैथ्स वाली चीज है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बता देना, एक इस पे छोटी सी वीडियो बना देंगे। ये फिजिक्स की चीज थी, मैथ्स की चीज है, ठीक है। तो आते हैं हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि भाई साउंड वेव की स्पीड ये दी दे रखी है जी, फिर कह रहा था वेवलेंथ ये दी दे रखी है जी। आगे बढ़ो, तो आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, मतलब हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ये। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अब आप मुझे बताओ, उसके बाद फिर नेक्स्ट पूछ रहा है विल इट बी ऑडिबल। ऑडिबल होने के लिए क्या होता है, ये तो आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऑडिबल होने के लिए फ्रीक्वेंसी कितने कितने के बीच में होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ऊपर होनी चाहिए ऑडिबल होने के लिए, और 20,000 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। मतलब 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑडिबल होती है। तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल के देख लेंगे, अगर इन दोनों के बीच में होगी, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी, तो वो ऑडिबल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो मैंने प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया एक फॉर्मूला, जो कि स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ होती है, इसको लिख लो यहाँ पर, वेवलेंथ, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो इस तीनों के रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि क्या है फॉर्मूला, वो साउंड की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों का रिलेशन एक फॉर्मूला बताता है। कौन सा है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड, इसको सी से भी डिनोट करते हैं कुछ बुक्स में, तो मैं कुछ बुक में सी से, कुछ बुक में वी से, तो डिनोशन से कंफ्यूज मत होना तुम। स्पीड ऑफ साउंड को कुछ लोग सी से भी करते हैं, कुछ लोग वी से भी करते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। लैम्डा वेवलेंथ को तो लैम्डा से ही करते हैं। फ्रीक्वेंसी को कुछ लोग एफ से डिनोट करते हैं, कुछ लोग ऐसे न्यू का, एक न्यू का साइन होता है, न्यू, ये ऐसे कुछ वी जैसे दिखता है, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, इससे डिनोट करते हैं। किसी भी चीज से डिनोट करें, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए इन तीनों के रिलेशन का। वो फॉर्मूला ये है, मैं पहले वर्ड्स पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला ऐसा होता है, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू वेवलेंथ, इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब आप किससे भी डिनोट कर लो, फॉर्मूला बना दो, ये है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इनमें से कुछ भी डिनोशन कर लो, मैं तो सिंपल सी से डिनोट कर लेता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड को सी, वेवलेंथ को लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी को एफ। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगा के आप ये लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, इसकी लैम्डा की वैल्यू। तो सी आपको पता है, ये रहा। फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, ओ सॉरी, लैम्डा की वैल्यू नहीं, आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सी आपको पता है, ये रहा। लैम्डा आपको पता है, ये रहा। तो फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, तो नॉर्मल मैथ्स है।
तो बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दूसरे कलर से करता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ऑरेंज से कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सी की वैल्यू में डाल रहा हूँ 339, इसमें इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस। 339 इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू ये ना, मीटर वाला डालेंगे क्योंकि यहाँ पर भी मीटर में है, तो ये भी मीटर में डालेंगे। तो 1.5 इंटू 10⁻²। और ये फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो इसको एज इट इज एफ लिख लेता हूँ। ये रहा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू सॉल्व कर लो। अब तो नॉर्मल मैथ्स चल रही है, देखो ये तो मैथ्स आनी चाहिए आपको, है ना? तो ये 339/1.5 इंटू 10⁻²। हम इसको सॉल्व कर दो बस। इसको आप जो भी आप अपनी स्पीड में सॉल्व कर सकते हो। देखो ये मत सोचना कि यार ये बंदा जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व कर रहा है, आप अपनी स्पीड में करो। ये तो नॉर्मल मैथ्स है, क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसके बाद मैथ्स में आप अपना टाइम लगाओ, कोई जल्दी नहीं है। आप अपनी स्पीड पे स्लोली स्लोली जो भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना है वो करो। मेन चीज है कॉन्सेप्ट, ये समझ आ गया आपको कि आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है और क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो समझ आ गया। उसके बाद फिर नॉर्मल मैथ्स आप कर सकते हो अपनी स्पीड पे। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 339/1.5 इंटू 10⁻², को जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इसका आंसर आएगा 22600 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होती है तो आपको भी पता है हर्ट्स, तो ये आ गया हर्ट्स। अब जरा मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट पार्ट था विल इट बी ऑडिबल। तो मैंने आपको क्या बताया या फिर कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स के बीच में होगी तभी ऑडिबल होगी। तो ये कितनी है, यदि 20,000 से ज्यादा होगी, ये तो 20,000 से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये ऑडिबल नहीं होगी, नो। ह्यूमन ईयर इसको सुन नहीं पाएगा, ह्यूमन ईयर इसको सुन नहीं पाएगा, क्योंकि देखो 10,000 से ज्यादा आ गई। 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना, वही साउंड सुनाई देते हैं हमें। ना तो 20 से कम वाले, ना 20,000 से ज्यादा वाले, हमें कुछ नहीं सुनाई देता। तो ये 20,000 से ज्यादा है, तो ये हमें सुनाई नहीं देगा। ठीक है, समझ आएगी बात, डिटेल में समझाने की कोशिश की है। इस फॉर्मूले को याद करना है, इसको क्वेश्चन बहुत आ गए यार। ये होगा स्पीड ऑफ साउंड वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देख लो जल्दी से। इस क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। तो यार देखो, आपको मैं रिवर्बरेशन ये इंटेक्स क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, सही चाहिए आप सीक्वेंस में देखो, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो रिवर्बरेशन बेसिकली क्या होता है, आप पहले तो एक चीज इमेजिन करो, आप कभी किसी ऑडिटोरियम में या किसी हॉल में जाते हो, तो आपने नोटिस किया होगा, आप जब बोलते हो तो आवाज आपकी ऐसे देखो ये वर्ड को समझो, रिवर्बरेशन, री मतलब वापस आती है, ऐसे इको, इको नॉट एग्जैक्टली इको, पर इको जैसी आपको आवाज वापस आती है। रिवर्बरेशन में क्या होता है कि रिवर्बरेशन होने के लिए 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए टकरा के, मतलब जैसे साउंड वेव गई किसी वॉल से टकरा के जो वापस आ गई, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये 17 मीटर का होना चाहिए, तभी रिवर्बरेशन कहलाता है। अगर इससे ज्यादा होता है ना तो इको हो जाती है। सॉरी, मतलब इसमें कहने का मतलब इको, इको आप भूल जाओ भी, आप बस इतना समझो कि रिवर्बरेशन जो है इसमें डिस्टेंस जो होता है जहां से आपकी साउंड जो है टकरा के वॉल से या सीलिंग से आता है, उसमें 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली रिवर्बरेशन क्या है कि जो साउंड आपका टकरा के बार बार वॉल से सीलिंग से जो वापस आता है, बार बार होता है, ये बोलते हैं आता है जाता है जाता है, तो ये जो पार्ट होता है ना, मतलब बेसिकली परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब कोई चीज कंटिन्यू बार बार हो रही है। तो इसमें क्या है, रिवर्बरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द परसिस्टेंस, परसिस्टेंस परसिस्टेंस भी इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब कोई चीज कंटिन्यूअसली हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली साउंड जा रहा है, टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है। जैसे वॉल है, तो ऐसे साउंड जाएगा जाएगा, इससे टकराएगा फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा फिर वापस आएगा, ऐसे करके बार बार जो कंटिन्यूअस जो चीज होती है उसको परसिस्टेंस बोलते हैं। तो रिवर्बरेशन क्या है, परसिस्टेंस ऑफ अ साउंड, साउंड का परसिस्टेंस हो रहा है इन अ बिग हॉल, in a big hall due to repeated reflection from the wall, due to repeated reflection from the वॉल, या तो वॉल से टकराएगा या सीलिंग से टकराएगा या फ्लोर से टकराएगा या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उससे टकरा के, बार बार टकरा के साउंड वेव रिफ्लेक्ट जो होती है, जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन है, इसी को बोलते हैं हम रिवर्बरेशन, इसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इसी अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि इसको रिड्यूस कैसे करें। तो यार ये तो कॉमन सी बात है, आपने देखा होगा यूट्यूबर्स वगैरह के रूम देखे आपने कभी, या कोई सॉन्ग जहां पर रिकॉर्ड्स होते हैं उनके पैडेड होते हैं, आपने देखा, सिर्फ पैडेड रूम होते हैं उनके, पैडेड, ऐसे चारों तरफ उनके वॉल्स पे ऐसे पैड्स लगे हुए होते हैं, है ना। तो इसी चीज से रिड्यूस होता है, क्योंकि जो पैड्स होते हैं ना साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। जैसे साउंड वेव गई फॉर एग्जाम्पल, साउंड वेव जा रही है, तो ये टकरा के वापस नहीं जाएगी, कुछ साउंड वेव इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी।
तो फिर ये रिवर्बरेशन नहीं होगा। तो इसको रिड्यूस करने का तरीका ये है कि इसको अच्छी तरह से आपकी वॉल सीलिंग इसको कवर करके रखो। इसलिए जो लोग मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं या स्टूडियो में सिंगिंग होती है, स्टूडियो ऑफिस होते हैं, उसमें आपने देखा होगा ऐसे वो चारों तरफ से पैडिंग करके रखते हैं पूरे रूम को। गेट, सीलिंग, वॉल्स, सारी चीजें पैडेड होती है क्योंकि वो रिवर्बरेशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होनी इन चीज में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन। तो कह रहा है जो साउंड की जो लाउडनेस होता है वो क्या होता है। ये भी इंडेक्स का क्वेश्चन है, कोई नहीं, यहाँ पर भी रिवाइज हो रहा है। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है, देखो साउंड ना एक सब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब हर बंदे के लिए अलग हो सकता है। मान लो कोई बंदा जिसको कम सुनाई देता है सपोज, तो उस तक जो साउंड जाएगा वो उसकी वो अलग तरीके से उसको परसीव करेगा, और किसी का अगर सही है तो उसको वो लाउडनेस ज्यादा सुनाई देगी। तो ये आप बस इतना समझ लो कि लाउडनेस एक तरह का सब्जेक्टिव मैटर है, कंप्लीटली सब्जेक्टिव मैटर। ये तो बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए पहले। अब ये पूछा कि भाई कौन से फैक्टर पे डिपेंड है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना वाइब्रेटिंग बॉडी का, उस पर डिपेंड करता है। पहला ये सबसे पहले क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये एक पहला फैक्टर है, उस पर डिपेंड करता है। ये जो लाउडनेस है किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो दूसरा किस पे डिपेंड करता है भाई, जहां पर ही जा रही है तो कहां पर जा रही है, ईयर्स में जा रही है लाउडनेस, तो सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर, सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो दिक्कत, तो बेसिकली अगर आप इसको डेफिनेशन के तौर पे पहले समझ तो आ गया ना आपको, लाउडनेस क्या है कि इट्स अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी एंड इट इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी। मतलब साउंड एनर्जी को मेजर करता है रीचिंग द ईयर पर सेकंड। मतलब पर सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी कानों तक पहुंच रही है उसको आप लाउडनेस बोलोगे। दोबारा सुनो, एक सेकंड के अंदर साउंड एनर्जी, एक सेकंड के अंदर कितनी साउंड एनर्जी कानों तक पहुंच रही है, उसका जो मेजर है उसी को लाउडनेस बोलते हैं। तो इसको वर्ड्स में आप लिख सकते हो इजीली। लाउडनेस क्या है, इट इज द measure, it is the measure of sound energy, sound energy reaching the ear per second, reaching the ear per second, पर सेकेंड। और मैं आपको एक और चीज बताइए क्या है कि लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है, सब्जेक्टिव मैटर है। सब्जेक्टिव मतलब हर किसी के लिए इसको इसका मेजर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया, कोई डेफ है किसी को कम सुनाई देता है, तो अगर कोई लाउडनेस है, कोई सॉन्ग बज रहा है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, तो जिसके कान ठीक है उसको वो ज्यादा लाउड सुनाई देगा, और जिसके जो थोड़ा सा कम सुनाई देता है उसको वो इतना लाउड नहीं लगेगा। तो ये सब्जेक्टिव मैटर हो गया। ठीक है, लेकिन बेसिकली है क्या, इट इज मेजर ऑफ साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी को मेजर करता है कि भाई एक सेकंड में ईयर तक कितनी पहुंच रही है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कह रहा था भाई किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है लाउडनेस। तो मैंने आपको बताया कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और दूसरा जो ह्यूमन ईयर है उसकी सेंसिटिविटी पे, जिसका मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई डेफ है या कम सुनता है तो वो उस पर भी डिपेंड करती है कि लाउडनेस कैसी होगी, क्योंकि वो कैसी परसीव करेगा वो बंदा, वो उस पर डिपेंड है। तो इसलिए हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर। ठीक है, ये वैसे रिपीटेड है टेक्स्ट में, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। नेक्स्ट देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच अ प्रे। तो देखो आप सबसे पहले एक चीज बात ध्यान रखो कि जो बैट होता है, बैट मतलब चमगादड़, चमगादड़ जो अपना प्रे मतलब अपना शिकार, जो भी इनका शिकार है उसको वो अल्ट्रासाउंड को यूज करके कैसे पकड़ते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। चमगादड़ जो है अपने प्रे यानी कि शिकार को अल्ट्रासाउंड का यूज करके कैसे पकड़ते हैं, कैसे कैच करते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन समझ आ गया। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि बैट जो है ना वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। अब उसके जो विंग्स होते हैं ना उसको फ्लैप करके ऐसे टक 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 मारता है ना, तो वो तो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होती है बैट्स। इमेजिन कर पा रहे हो, बैट्स क्या करता है जब अपने विंग्स को फ्लैप करता है, विंग को फड़फड़ाता है, तो एक अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। और वो अल्ट्रासोनिक वेव क्या करती है, वो ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव ऐसे प्रोड्यूस हुई, जैसे मान लो ये बैट है, हाँ, ये बैट है, इसने अपने विंग्स को फड़फड़ाया तो अल्ट्रासोनिक वेव ऐसे प्रोड्यूस हुई है, वेव चल रही है। दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये लो, ये ऐसे वेव चल रही है, 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 चल रही है। और फिर इसका जो शिकार है, कुछ भी जो भी वो खाता है, इंसेक्ट्स वगैरह जो भी है, वहां पर पहुंची, ये वेव ऐसे चली, इसने जब अपने बैट ने विंग्स अपने फड़फड़ाए तो ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव, ये कौन सी वेव है, इसका नाम लिख लो, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव।
तो इस बैट ने अपने विंग्स को फ्लैप करके विंग्स को फड़फड़ा के अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस की, और ये वेव जाके जो भी इंसेक्ट है या जो भी उसका प्रे है, जैसे प्रे मतलब इंसेक्ट है ना, कोई इंसेक्ट, इससे टकराई। इससे जैसे वो टकराई, तो फिर जैसे ही वो टकराएगी तो वो डिटेक्ट कर, अब बैट क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस भी करता है, साथ में डिटेक्ट भी कर लेता है। विंग्स को फ्लैप करके अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस की, और उसके बाद जब ये इस इंसेक्ट से या जो भी उसका प्रे उससे टकराई, तो उसने डिटेक्ट भी कर लिया कि अच्छा वो यहाँ से आ रही है। तो ये जैसे उसने डिटेक्ट की, तो इस बैट को ना इस इंसेक्ट की लोकेशन का पता चल जाता है कि अच्छा, ये वेव से ही पता चलता है उसको। ध्यान रखना, ये जो वेव गई ना, वेव जाके इंसेक्ट से या जो भी उसका शिकार है उससे टकराई, और टकरा के जब उसने डिटेक्ट कर लिया, अच्छा यार यहाँ जाके टकराई है वो वेव, इसने डिटेक्ट कर लिया कि अच्छा वो जो इंसेक्ट है वो यहाँ पर है, और फिर वो उसका शिकार करता है, वो जो भी है लोकेट कर लेता है उसको। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पूरा। जब वो रिफ्लेक्ट होती है ना ये वेव जो इसने प्रोड्यूस करी है इंसेक्ट से टकरा के, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जाती है, तो इसको आइडिया हो जाता है, बैट को आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये इंसेक्ट इस तरफ है, तो फिर जाके उसको लोकेट कर लेता है और शिकार कर लेता है। समझ आएगी बात? नेक्स्ट देख लो। फिर इस क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। क्लीन करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज होती है। अब देखो अल्ट्रासाउंड के कितने सारे आपको एग्जांपल देख लिए। एक तो ये देख लिया कि बैट कैसे अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करता है, वो अपने विंग से अल्ट्रासाउंड वेव भेजता है, शिकार से टकरा के वापस उसके पास जाती है, और इसी में वो लोकेट कर लेता है कि अच्छा कितनी दूर से टकरा के वापस आ रही है, तो वहीं पर ही वो इंसेक्ट होगा, तो फिर वो लोकेट करके उसको प्रे कर लेता है, शिकार कर लेता है। प्रे प्रे मतलब ये वाला प्रे, ये होता है शिकार वाला प्रे, और ये होता है पूजा वाला प्रे, ये होता है भगवान की पूजा, ये होता है शिकार। नेक्स्ट देखो, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड कैसे यूज होगा। तो मान लो हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्लीन करना है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट को हमें क्लीन करना है, तो हम पहले तो सबसे पहले एक कोई कंटेनर या कुछ भी लेंगे। एक कंटेनर लिया मान लो हमने, ठीक। मैं समझा रहा हूँ तुम्हें कि कैसे क्लीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे यूज होती है। तो ये कोई आपका कोई कंटेनर है मान लो, इसके अंदर अंदर क्लीनिंग सॉल्यूशन डालते हैं। भाई कोई सॉल्यूशन है जो, कोई भी लिक्विड है जो क्लीन करता है चीजों को, और इसके अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया जिसको हमें क्लीन करना है। ये ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे क्लीन करना है, और उसके ऊपर बहुत सारी क्या लगी हुई है, डर्ट, ये डर्ट लगी हुई है, ग्रीस, जो भी गंदी चीजें, मिट्टी, डर्ट, जो भी ऑयल, ये सब लगा हुआ है इसमें। अब मैंने इसको डुबो दिया, इसको ये क्लीनिंग सॉल्यूशन में। ये क्या है, क्लीनिंग सॉल्यूशन। ये ब्लू वाला जो मैंने बताया ये है क्लीनिंग सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्लीनिंग सॉल्यूशन में मैंने ये ऑब्जेक्ट डाल दिया जिसके ऊपर डर्ट, ग्रीस वगैरह लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे मैं अल्ट्रासाउंड की मदद से इसको कैसे क्लीन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से सुनना। अब मैं इसके अंदर है ना, इस ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या करूंगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स डालूंगा इसके अंदर, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स इसके अंदर सेंड करूंगा, भेजूंगा, तो ऐसे वेव्स जाएगी। अल्ट्रासोनिक वेव, ये क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव। ये अल्ट्रासोनिक वेव की क्या खासियत है, क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी, हाई। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है ये आपको पता है, तो जैसे ये वेव इस क्लीनिंग सॉल्यूशन में जाती है ना, तो ये पूरे पानी को ऐसे शेक कर देती है, चारों तरफ से हिलने लग जाता है, स्टिर। जिसको इंग्लिश में शेक करना मतलब स्टिर कर देती है। स्टिर मतलब जैसे हम अपने ग्लास में कोई शक्कर डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो उसको गोल गोल घुमाते हैं ना, स्टिरिंग बोलते हैं उसको, इंग्लिश का वर्ड है स्टिर। तो ऐसे हम स्टिर करते हैं। तो ऐसे ही अल्ट्रासोनिक वेव जब क्लीनिंग सॉल्यूशन में गई, तो इसने पूरे सॉल्यूशन को ऐसे स्टिर कर दिया, बहुत ही हार्ड। क्यों कर दिया स्टिर, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये स्टिर कर देती है अच्छे से। तो जैसे इसने बहुत तेजी से स्टिर कर दिया इस पूरे क्लीनिंग सॉल्यूशन को, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी स्टिर होगा साथ में, ये भी घूमेगा, ये भी इसकी भी, इसके अंदर भी वाइब्रेशन होगी। तो फिर ये जितनी भी डर्ट, ग्रीस, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी बाहर आती जाएगी इससे, ये सारी बाहर आती जाएगी, क्योंकि हिल रहा है, जोर जोर से हिल रहा है, तो इस वजह से सारी डर्ट और ये सब डिटैच होती जाएगी सब्जेक्ट से, और फाइनली ऑब्जेक्ट ऐसे क्लीन आ जाएगा, ऐसे क्लीन हो जाएगा, अंदर ही क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने अल्ट्रासाउंड को यूज करके क्लीनिंग का भी काम किया। समझ आएगी बात, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ आ जाएगा। तो मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है कि अल्ट्रासोनिक वेव हमने डाली, और अल्ट्रासोनिक वेव ने क्या किया, स्टिर कर दिया। क्योंकि क्यों स्टिर कर पा रही है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो उसने स्टिर कर दिया। वो स्टिर मतलब हलचल हो गई, वाइब्रेशन हो गई पूरे सॉल्यूशन में। तो फिर जो ऑब्जेक्ट की जो भी ग्रीस, डर्ट वगैरह है वो सब डिटैच हो जाएगी, हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जल्दी से। नेक्स्ट नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर, हाँ सोना डिवाइस वाला। ये देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, मजा आएगा तुम्हें ये करने। तो ये कहता है कि एक सोनार डिवाइस है सबमरीन पे, वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है।
सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड आउट अ सिग्नल एंड रिसीव एन इको। वही जो मैं बता रहा था कि टकरा के वापस जो इको आएगी, तो इको जो हुई वो कितनी देर में आई? 5 सेकंड। इको कितनी देर में आई? 5 सेकंड में। अब ध्यान रखना, ये डिवाइस जो सोनार डिवाइस है सबमरीन के ऊपर लगा हुआ है, इसने सिग्नल भेजा, तो इको इको कब होती है? जब किसी चीज से टकरा के, जैसे माउंटेन्स में हम चिल्लाते हैं, तो टकरा के वापस आता है, टकरा के वापस आता है, तो मतलब दो डिस्टेंस दो बार कवर हो रहा है, एक बार गया फिर वापस आया। तो ये जो 5 सेकंड है, जो 5 सेकंड में हमें मिल रहा है, ये एक्चुअली कितना सेकंड होगा? आधा होगा ना। कितनी देर वो ऑब्जेक्ट तो आधा होगा ना यार। इसको मिल गया रोड कराया, फिर वापस आया, तो 5 सेकंड लगे। तो ऑब्जेक्ट तो उतना ही दूर है जितने में वो गया, तो यानी 5/2। टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5/2 सेकंड, जिसको आप डेसिमल में क्या लिख सकते हो? 2.5 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल बेसिक चल रहा है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा यहाँ पर। आगे देखो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं भाई, टाइम हमें पता चल गया और डिस्टेंस भी दे रखा है यहाँ पर, लिखना हुआ था इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज, ये रहा। तो टाइम हमें पता चल गया, डिस्टेंस हमें पता चल गया 3625 मीटर। टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, और क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द स्पीड। अब बोलो ये भी तुम नहीं कर पाओगे, स्पीड कैलकुलेट करनी है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये तीनों चीजें पता है, बस कंफ्यूज कर रखा है उसने। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो नॉर्मल मैथ्स चलेगी, बस काट दो इसको, काट पीट दो। तो डिस्टेंस आपका है 3625 और टाइम है आपका 2.5 सेकेंड। सॉल्व कर दो, मीटर पर सेकेंड में आपकी स्पीड आ जाएगी। ये डेसिमल हटाओ, ऊपर जीरो ले जाओ। अब इसको जब आप काटोगे तो ये जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 25 देख लेना अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कैलकुलेशन में तो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 0, ये आ गया 1450। चेक कर लेना इसको, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, पर होगी नहीं वैसे। तो इसका आंसर आएगा 1450 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। तो बेसिकली हमने बेसिक नॉर्मल अपना क्या किया, नॉर्मल फॉर्मूला यूज किया, लेकिन इसने घुमा फिरा के पूछ लिया। नॉर्मल फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसने टाइम दे दिया था, डिस्टेंस दे दिया था, हमसे स्पीड पूछा था। अब यहाँ पर बस एक ग्लिच ये था कि टाइम लोग 5 सेकंड पूरा ले लेते हैं और वही क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। लेकिन आप इसको कॉमन सेंस से देखो कि इको जो होती है वो क्या है, वो टकरा के वापस आने का टाइम बता रहा है वो। हमें वापस आने का टाइम चलना चाहिए, हमें तो बस देखना ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो कितनी दूर में वो पहुंचा उस ऑब्जेक्ट तक वो देखेंगे। तो यानी कि 5 सेकंड का आधा ही टाइम होगा, यानी कि 2.5 सेकंड। हम हाफ टाइम लेते हैं ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, हम टाइम हाफ लेते हैं, तो हमने यहाँ पर हाफ टाइम लिया, 5 का हाफ 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फाइनली, है ना, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है भाई? ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। फिर अल्ट्रासाउंड वाला क्वेश्चन आ गया। सिंपल सी बात है, आपने जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसमें बहुत सारे मेटल्स यूज होता है, सरिये। भाई कहीं कंस्ट्रक्शन होता है, मेटल तो यूज होना ही है। आप बिल्डिंग कोई सी बिल्डिंग देख लो, उसके अंदर बहुत सारे सरिये होंगे, बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल्स वगैरह यूज होते हैं। मशीनरीज में भी यही होता है, अगर आपकी कोई मशीन है उसके अंदर भी मेटल्स है, तो उसके अंदर हम डिफेक्ट कैसे पता चलते हैं और हम अल्ट्रासाउंड की कैसे मदद लेते हैं उस डिफेक्ट को जानने के लिए, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये देखो, मैं एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। भाई मान लो ये आपका कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग है इसमें, या कोई मशीन है, मशीन से समझ लो ये मशीन है, ठीक है। तो इस मशीन के अंदर मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पे कुछ क्रैक है, कुछ डैमेज है, मैं ऐसे क्रैक को बना रहा हूँ, ये क्रैक है ना, ये क्रैक, एक मशीन है, इसके अंदर यहाँ पर क्रैक है। ये नेकेड आई से हमें नहीं पता, क्योंकि अंदर है, मशीन के अंदर क्रैक है, तो हमें नहीं दिख रहा ये क्रैक। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना अल्ट्रासोनिक वेव भेजेंगे, ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जा रही है ऐसे, अल्ट्रासोनिक वेव्स जा रही है, जा रही है, जा रही है ना, ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। और यहाँ पर डिटेक्टर होगा, डिटेक्ट, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर लेगा। तो ये पहुंची पहुंची पहुंची, सीधी निकल गई, कहीं रुकी नहीं, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर यानी इस पॉइंट पे तो कोई डैमेज नहीं है। यहाँ पर क्या है, सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड हम बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जहां से अल्ट्रासाउंड आपकी निकल रही है उसको हम बोल देंगे सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये निकली और ये डिटेक्ट कर लिया इसने कि भाई सीधी निकल गई, कोई बीच में ऑब्जेक्ट आया नहीं। फिर ऐसे ही हम बहुत सारी भेज रहे हैं, ये भी भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। तो जब ये यहाँ पर इस ये जो होल है, मान लो ये कोई होल है, छेद है या कोई डैमेज है, तो यहाँ टकराई, तो टकरा गई ये वापस चली गई, क्योंकि इस होल ने क्या किया, इस अल्ट्रासोनिक वेव को डायरेक्टली सीधे जाने नहीं दिया, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। विजुलाइज कर पा रहे हो चीज को? भाई ये मशीन 30 के अंदर एक छोटा डैमेज था, हमें नहीं दिख रहा, तो हम कैसे उसको जज करेंगे कि आप किस पॉइंट पे कहां पर डैमेज है उस मशीन में या किसी बिल्डिंग में? हमें उसको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि पता चले उसकी स्ट्रेंथ तो कम नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसके लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं? हम ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव सेंड कर देते हैं थ्रू आउट। तो ऐसे जैसे ही हमने अल्ट्रासोनिक वेव आपकी भेजी, तो जब कहीं कुछ नहीं मिला तो ऐसे हार्ट डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया, वो सीधी सीधी चली गई, सीधे पास थ्रू हो गई। लेकिन जहां पर भी कहीं डैमेज हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया होल का, ये भी क्या है, एक तरीका का डैमेज है। तो इस डैमेज से जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव टकराई, तो फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे ये ऊपर के केस में तो सीधे निकल गई डिटेक्टर के पास, डिटेक्टर मतलब जिसने डिटेक्ट किया अल्ट्रासोनिक वेव को। तो यहाँ पर क्या की, होल से टकराई और टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट बैक। क्या लिखा है, रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है? तो अब हमें आइडिया पता चल गया कि यार इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई, तो यानी कि कहीं ना कहीं डैमेज इसी पॉइंट पे है। इस तरह से हम जज कर लेते हैं, अच्छा इस पॉइंट पे डैमेज है, और फिर हमने डिटेक्ट कर लिया। तो ये पूछ रहा था कि एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासाउंड। तो ये प्रोसेस है वो, हम उसको ऐसे डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया? उम्मीद कर रहा हूँ। खत्म है ये चैप्टर भी, नेक्स्ट बताना क्या पढ़ाना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दोबारा सुन लेना इसको, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो नीचे बता देना कमेंट में। चलो फिर, टेक केयर।